हाय गाइस, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे एंजाइना एंड देन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के बारे में। सो इस्केमिक हार्ट डिजीज और कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है। ओके, होता क्या है ये? इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ पैथोफिजियो रिलेटेड डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया का क्या मतलब हुआ कि मतलब वर्कलोड तो बढ़ गया क्योंकि कार्डियक डिमांड बढ़ गई है, लेकिन मायोकार्डियल ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो गई है। ठीक है, अच्छा। बेसिकली इस्केमिक हार्ट डिजीज इंक्लूड्स एंजाइना एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंजाइना के बारे में। एंजाइना 3 टाइप्स का होता है, स्टेबल और क्लासिकल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, वेरिएंट और प्रिंजमेटल और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना। देखो, अब हम देखेंगे क्लासिकल और स्टेबल एंजाइना। दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ एंजाइना। होता क्या है इसमें? बेसिकली किस वजह से हो रहा है? इट इज कोज्ड बाय रिडक्शन ऑफ कोरोनरी परफ्यूजन टू अ क्रिटिकल लेवल ड्यू टू कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस। देखो, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, उस वजह से रिडक्शन हुआ कोरोनरी परफ्यूजन का, सप्लाई कम हुई, ठीक है, टू अ क्रिटिकल लेवल। ठीक है, अच्छा, कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है बट विदाउट प्लेग रप्चर। इट मीन्स हैज अ अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेबल प्लेग, मतलब कि रप्चर नहीं हुआ। ठीक है, रप्चर नहीं हुआ तो कोई एम्बुलाई फॉर्मेशन नहीं हुआ, यानी कि प्लेग कैसा है? अनकॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अच्छा। अब होता क्या है? कोरोनरी परफ्यूजन होने की वजह से पेशेंट कंप्लेन करता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट, यानी कि हैवीनेस फील होती है उसको, चॉकिंग, स्क्वीजिंग या प्रेशर फील होता है। ठीक है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट अकर्स ऑन एक्सर्शन एंड रिलीव्ड बाय रेस्ट। ठीक है, एक्सर्शन मीन्स कि आप अपनी बॉडी को यूज कर रहे हैं इस वे में कि आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये रेस्ट से रिलीव होती है, क्योंकि आप कुछ ऐसी एक्टिविटी करोगे जिसमें आपको बहुत सारे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, लॉट ऑफ एफर्ट्स यू आर पुटिंग इन, तो उस केस में क्या होगा कि आपके हार्ट को जो ऑक्सीजन की सप्लाई होगी वो ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन जो होगा उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने में वो ज़्यादा चाहिए होगा। लेकिन है क्या? यहाँ पे कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस है, कोरोनरी परफ्यूजन कम है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होगी वो जितनी चाहिए होगी उतनी होगी नहीं। उस वजह से पेशेंट को चेस्ट डिस्कम्फर्ट होगा, यानी कि चेस्ट में पेन होगा। ठीक है, कोई सीरियस कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते क्योंकि रेस्ट करने से रिलीव हो जाती है। दिस इज द क्लासिकल और स्टेबल एंजाइना। नेक्स्ट है अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना किस वजह से होता है? ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेग, यानी कि यहाँ पे जो प्लेग है वो कैसा है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल है यानी कि कॉम्प्लिकेटेड है, प्लस कैसा है? अनस्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल प्लेग है विद थ्रोम्बोसिस। अब अनस्टेबल है तो ऑब्वियसली रप्चर होगा, रप्चर होगा तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन, एम्बोलाई फॉर्मेशन होगा, तभी तो उसे हमने कॉम्प्लिकेटेड कहा है। तो अनस्टेबल एंजाइना बेसिकली इसकी वजह से हुआ। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि पेन लेसर डिग्री ऑफ एक्सर्शन पे भी होता है, यानी कि कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें एफर्ट्स कंपैरेटिवली कम चाहिए बट फिर भी आपको पेन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, कई बार रेस्ट पे भी होता है बट दैट इज रियरली। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं इसमें? सेम एथेरोस्क्लेरोसिस वाले कॉम्प्लिकेशंस है, एक्यूट दैट इज एन्यूरिज्म, कैल्सिफिकेशन, अल्सरेशन, थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, एंड इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं एथेरोस्क्लेरोसिस में। ठीक है, नेक्स्ट है वेरिएंट और प्रिंसमेटल और वेजोस्पेस्टिक एंजाइना। वेजोस्पेस्टिक नाम से पता चल रहा है कि किस वजह से हो रहा है ये? वेजोस्पेजम ऑफ कोरोनरी आर्टरी की वजह से हो रहा है। अब वेजोस्पेजम हो रहा है तो स्पेजम को रिड्यूस करने के लिए हम वेजोडाइलेटर्स का यूज करेंगे, एंड पेन इस केस में रेस्ट पे भी होता है, क्योंकि वेजोस्पेजम हुआ है कोरोनरी आर्टरी का तो ऑब्वियसली रेस्ट पे भी पेन होगा। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है एंजाइना वाला पार्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, देखो डेफिनेशन क्या बोल रही है, नाम से पता चल रहा है इन्फार्क्शन किसका? मायोकार्डियम ऑफ हार्ट का। ठीक है, तो इन्फार्क्शन हो रहा है मायोकार्डियम ऑफ हार्ट का किस वजह से? ड्यू टू डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई डिक्रीज होने की वजह से। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सेम एज एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, जो हम एथेरोस्क्लेरोसिस में डिस्कस किए थे वही सेम होंगे। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि इसमें चेस्ट पेन होता है और वो भी लेफ्ट साइडेड होता है। ठीक है, जो पेन है वो रेडिएट करेगा टू जो शोल्डर, लेफ्ट आर्म एंड एपिगैस्ट्रिक रीजन में। अदर सिम्टम्स क्या होते हैं? अनइजीनेस होता है, नोसिया एंड वॉमिटिंग। ठीक है, डायाफोरेसिस क्या होता है? एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट पैथोलॉजिकल चेंजेस इन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। पैथोलॉजिकल चेंजेस क्या होते हैं? देखो, जब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है तो मायोकार्डियल कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, वो देखते हैं। होगा क्या कि ब्लड सप्लाई क्या हो रही है? इन्फार्क्शन ऑफ मायोकार्डियम ऑफ हार्ट की वजह से कम हो रही है। तो बेसिकली क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगी वो भी तो कम पहुंचेगी ना। अगर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी तो एटीपी का प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अब एटीपी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया, बिल्कुल डिक्रीज होगा, क्योंकि एरोबिक पाथवे जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, तो एटीपी का प्रोडक्शन कम होगा क्या? एन एरोबिक पाथवे।
ठीक है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड जो होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, ठीक है, वो कम हो जाएगी। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, हार्ट फेलियर होगा, और लैक्टिक एसिड बढ़ेगा साथ साथ में, तो उसकी वजह से मायोसाइट्स की डेथ हो जाएगी, क्योंकि कंडीशंस कैसे हो जाएंगी, एसिडिक हो जाएंगे, और उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, हार्ट फेलियर हो जाएगा। ये पैथोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, मायोसाइट इंजरी बिगिंस एज रिवर्सिबल इंजरी। बिगिन तो कैसे हो गया, एज रिवर्सिबल इंजरी, कि शुरू में तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, बट थोड़ी देर में क्या हो जाएगा कि ये इरिवर्सिबल इंजरी हो जाएगी। ठीक है, नेक्रोसिस होने की वजह से। ठीक है, होगा क्या, डिस्ट्रप्शन होगा सार्कोमियर्स का, स्टार्ट हो जाएगा सब एंडोकार्डियल एरिया में, जो स्प्रेड करेगा टू एपिकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। ठीक है, नेक्स्ट है पैटर्न्स ऑफ इन्फार्क्ट्स। सबसे पहला है ट्रांसम्यूरल, ठीक है, या फिर फुल थिकनेस, यानी कि इसमें एंटायर थिकनेस जो है वेंट्रिकुलर वॉल की इन्वॉल्व होती है। ऐसा क्यों, क्योंकि कंप्लीट ऑक्लूजन होता है कोरोनरी आर्टरी का, एंड मोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्ट्स ट्रांसम्यूरल ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सब एंडोकार्डियल देखो 3 लेयर्स होती हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। अब ये एंडोकार्डियम की भी सब यानी नीचे है। ठीक है, तो ऑक्यूपाई इनर सब एंडोकार्डियल हाफ ऑफ द मायोकार्डियम ड्यू टू पार्शियल ऑक्लूजन की वजह से, या फिर हाइपोटेंशन की वजह से, या फिर शॉक की वजह से। नेक्स्ट है बायोकेमिकल चेंजेस। बेसिकली बायोकेमिकल चेंजेस होने की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन में। हो क्या रहा है, ऑनसेट ऑफ एटीपी डिप्लीशन, एटीपी का डिप्लीशन जो है वो विद इन सेकेंड्स हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्टिलिटी का जो लॉस है, क्योंकि एटीपी कम था, ठीक है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से, ठीक है, उसकी वजह से जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी थी वो भी कम हो रही थी, तो जो लॉस हो रहा है कॉन्ट्रैक्टिलिटी का वो लेस देन 2 मिनट्स में हो रहा है। ठीक है, एटीपी अगर रिड्यूस हो जाए टू 50% ऑफ द नॉर्मल की भी हाफ हो जाए और 10 मिनट्स में, तब जो इंजरी होगी वो रिवर्सिबल इंजरी होगी। और अगर एटीपी रिड्यूस हो रही है टू 10% ऑफ द नॉर्मल 40 मिनट्स में, तब जो इंजरी होगी वो इरिवर्सिबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑटोप्सी फाइंडिंग्स, कि अगर ट्रीटमेंट लेने के बाद पर्सन डाइज, तो बेसिकली हम ऑटोप्सी फाइंडिंग्स देखेंगे क्या होगा। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं टाइमिंग्स ऑफ डेथ, कि डेथ कब हुई। ठीक है, उस अकॉर्डिंग क्या क्या ग्रोस फीचर्स देखने को मिलेंगी, लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलेगा, एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें क्या देखने को मिलेगा। ठीक है, अच्छा अगर जो पर्सन है, ठीक है, दैट डाइज इन फर्स्ट 30 मिनट, या यूं लगा लो 20 से 40 मिनट में पर्सन की डेथ हो रही है, एवरेज जिसका 30 मिनट है, तब बेसिकली जो इंजरी थी वो रिवर्सिबल सेल इंजरी थी। ठीक है, ग्रोस में हमें कुछ भी फीचर्स देखने को नहीं मिलते हैं, लाइट माइक्रोस्कोपी में भी हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, तब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में हमें देखने को मिलती है कि मायोफिब्रिल्स का रिलैक्सेशन हो रहा होता है, प्लस माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग होती है। ठीक है, अगर पर्सन डाइज आफ्टर 30 मिनट बट विद इन 4 आवर्स, यानी कि 30 मिनट्स टू 4 आवर्स के विद इन अगर डेथ हुई है पर्सन की, ठीक है, तब जो इंजरी थी वो अब रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो चुकी है। अभी भी ग्रोस में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें सेल में वैक्यूलेशन देखने को मिलता है, प्लस वीवीनेस ऑफ द कार्डियक फाइबर्स, जो कार्डियक फाइबर्स होते हैं वो वेव लाइक हो जाते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या देखने को मिलता है कि जो कैल्शियम होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एमॉर्फस डेंसिटीज। नेक्स्ट है, अगर पर्सन की जो डेथ है वो 4 आवर्स के बाद लेकिन विद इन 12 आवर्स होती है, 4 आवर्स टू 12 आवर्स के बीच में, तब हमें ग्रोस में क्या देखने को मिलता है, ओकेजनल डार्क मोटलिंग। इसका मतलब क्या है, मोटलिंग का मतलब है बेसिकली स्लाइट कलर चेंज हो रहा है। अब कलर में चेंज क्यों आ रहा है, कलर में चेंज आ रहा है क्योंकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है। ठीक है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही है, और हमें पता है कि हार्ट में बेसिकली क्या होती है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस ही होती है। ठीक है, अब लिटिल बिट ऑफ नेक्रोसिस होगी तो लिटिल बिट ऑफ कलर चेंज ऑब्जर्व होगा। ठीक है, अच्छा अगर पर्सन की जो डेथ है वो 12 आवर्स के बाद लेकिन विद इन 24 आवर्स हो रही है, तब हमें ग्रोस में क्या देखने को मिलता है, डार्क मॉटलिंग। डार्क मॉटलिंग मतलब अब यहाँ पे जो कलर चेंज है वो बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए ये डार्क वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, कलर चेंज किसकी वजह से हुआ, तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस की वजह से, क्योंकि नेक्रोसिस यहाँ पे ज्यादा हो रहा है तो इसीलिए कलर चेंज भी ज्यादा हो रहा है। ठीक है, प्लस में क्या हो रहा है कि इन्फ्लामेशन हो रही है। इन्फ्लामेशन कौन सी, एक्यूट इन्फ्लामेशन हो रही है। एक्यूट इन्फ्लामेशन में जो मेनली हमें कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स भी देखने को मिलेंगे, प्लस कॉन्ट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस। इसका मतलब क्या है कि मसल फाइबर्स में बैंड फॉर्मेशन होगा। ठीक है, यानी कि जो मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करेगी टू सेव इटसेल्फ, मतलब आखिरी दम तक ट्राई करेगी कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करे। ठीक है, नेक्स्ट अगर पर्सन की डेथ 1 डे टू 3 डेज के बीच में कभी होती है, तब लाइट माइक्रोस्कोपी में हमें न्यूट्रोफिल्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन्फ्लामेशन हो रखी है एंड दैट इज एक्यूट इन्फ्लामेशन। अगर 3 डेज टू 7 डेज के बीच में कभी होती है, तब तक जो इन्फ्लामेशन होती है वो क्रॉनिक हो जाती है, और क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में मेनली हमें मैक्रोफेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
7 days to 10 days के बीच में क्या होता है, अर्ली ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। देखो पहले हमने देखा था कि इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन में भी एक्यूट इन्फ्लामेशन हुआ पहले, जिसमें हमें न्यूट्रोफिल्स देखने को मिले, फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन हुआ जिसमें हमें मैक्रोफेजेस देखने को मिले। अब इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, इन्फ्लामेशन के बाद क्या हो जाएगा, रिपेयर होगा, ठीक है, और जो रिपेयर का हॉलमार्क होता है वो बेसिकली क्या होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू। ग्रेनुलेशन टिश्यू में बेसिकली क्या होता है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके अब 10 days to 14 days के बीच में ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है, प्रॉपर ग्रेनुलेशन टिश्यू का, प्लस कोलेजन का फॉर्मेशन होता है, अर्ली कोलेजन, ठीक है। 2 weeks to 2 months में जो कोलेजन होता है वो हाई अमाउंट में उसका फॉर्मेशन हो जाता है, 2 months से ज्यादा में स्कार फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ओके अच्छा, अगर हमें ग्रोस की अगर हमें फीचर्स देखनी है हार्ट की, तो ग्रोस अपीयरेंस के लिए क्या चीज है, देखो फॉर द ग्रोस अपीयरेंस ऑफ द हार्ट विद इन 4 hours ऑफ द डेथ हम हार्ट टिश्यू को स्टेन करते हैं विद अ स्टेन दैट इज टीपीटीसी, ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जो LDH1 को स्टेन करती है, प्रोड्यूस करती है ब्रिक रेड कलर। नॉर्मल हार्ट में LDH1 ज्यादा होता है तो ब्रिक रेड कलर जो होगा वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होगा, जैसे यहाँ पे ये ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस हो रखा है क्योंकि LDH1 यहाँ पे ज्यादा है, मतलब ये वाला जो पार्ट है हार्ट का ये सारा कैसा है, नॉर्मल हार्ट है, ठीक है। मायोकार्डियल इन्फार्क्टेड हार्ट है अगर, तो उसमें LDH1 कम होगा, प्लस वहां पे पेल कलर जो होगा वो ज्यादा प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पे ये जो कलर है ये पेल है, पेल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो LDH1 है वो कम है, ठीक है, इसीलिए क्योंकि जो LDH1 है वो बेसिकली रिलीज होकर के कहाँ चला गया है, ब्लड में चला गया है। ओके ये जो व्हाइट कलर का पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये स्कार है, ठीक है, मींस मायोकार्डियल इन्फेक्शन पहले यहाँ पर हो चुका है इस पार्ट में, ठीक है, और फिर पूरा का पूरा मतलब कि रिपेयर वगैरह हुआ और इन द एंड स्कार का फॉर्मेशन हो गया, तो ये ओल्ड स्कार प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओके नेक्स्ट है डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस में हम देखेंगे सबसे पहले ECG फाइंडिंग्स, ठीक है। गिव्स ECG जो है वो डिफरेंट रिजल्ट्स देती है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ MI, ठीक है। स्टेमी में क्या होता है कि जो ST सेगमेंट होता है वो एलिवेटेड होता है, यानी कि ST सेगमेंटेड एलिवेटेड MI है विच इज सीन इन द ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन। नॉन स्टेमी में क्या होता है कि ST सेगमेंट एलिवेटेड नहीं होता, यानी कि ST सेगमेंटेड डिप्रेस्ड होता है, ठीक है, और इनिशियली सब एंडोकार्डियम अफेक्ट होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है कार्डियाक एंजाइम्स, माई टाइम टू कॉल, ठीक है, ये निमोनिक है, इससे आपको लर्न करना है। फर्स्ट है मायोग्लोबिन जो कि नॉन स्पेसिफिक मार्कर होता है, नेक्स्ट ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्कर, CKMB, CK here refers for creatine kinase, aspartate aminotransferase, ठीक है। नेक्स्ट LDH1 लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज 1, ठीक है। अब देखो कार्डियाक एंजाइम्स देखेंगे यहाँ पे, उनका स्टार्ट टाइम, पीक टाइम, फॉल टाइम, ये टेबल आपने बायोकेमिस्ट्री में ऑलरेडी कर रखी है, जस्ट अ क्विक रिव्यू। मायोग्लोबिन नॉन स्पेसिफिक है, ठीक है, अर्ली टू राइज एंड अर्ली टू फॉल, सबसे पहले इंक्रीज होगा सबसे पहले ही डिक्रीज होगा। स्टार्ट टाइम इसका 2 hours होता है, पीक टाइम इसका नहीं है कुछ भी, फॉल टाइम बेसिकली 24 hours का है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रोपोनिन T एंड I अगर हम देखेंगे तो स्टार्ट टाइम इसका 2 to 4 hours है, पीक टाइम 48 hours एंड फॉल टाइम 7 to 10 hours। CKMB का स्टार्ट टाइम 2 to 4 hours है, ठीक है, ये सेम हो गया। ओके पीक टाइम 24 hours है और फॉल टाइम कितना है 48 to 72 hours हो गया, ठीक है। नेक्स्ट AST और SGOT, ठीक है, यहाँ पे इसका स्टार्ट टाइम 12 hours से कम है, पीक टाइम 48 hours है और फॉल टाइम 4 to 5 days का है, ठीक है। ओके नेक्स्ट LDH1 में स्टार्ट टाइम 24 hours का है और पीक टाइम 4 to 5 days का है और फुल टाइम आफ्टर 10 days का है, ठीक है। थोड़ा सा लर्न करने का तरीका बता देती हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इसको हम अगर डबल करेंगे 12 hours का डबल कितना हो जाएगा 24 hours, ठीक है। ये मेरे पास कितने दिन हो गए 2 days हो गए 48 hours, अगर इसका डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 days है ना, तो 4 to 5 days, ठीक है। अच्छा यहाँ हम 5 का अगर डबल करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10 days, तो यानी कि आफ्टर 10 days आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों इसका सेम ही था, ठीक है। अब जो थोड़ा बहुत है वो तो आपको लर्न करना ही पड़ेगा और थोड़ा सा आप इसको भी देख सकते हो कि यहाँ पे 48 hours है और एक छोड़ के फिर नेक्स्ट में 48 hours है, ठीक है। तो जैसे भी आपको लर्न करना है लर्न तो इसको करना ही पड़ेगा। अर्लियर कार्डियाक मार्कर्स क्या क्या है, IMA इस्कीमिया, मॉडिफाइड एल्ब्यूमिन, HFABP हार्ट फैटी एसिड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। देखो वाई इज ओनली LDH1 मेजर्ड, LDH1 ही क्यों मेजर करते हैं, ड्यू टू फ्लिपिंग ऑफ LDH1 रेशियो। मतलब क्या हुआ कि नॉर्मल पर्सन में क्या होता है LDH2 ज्यादा होता है LDH1 से ब्लड में, ठीक है, और LDH1 ज्यादा होता है LDH2 से किसमें हार्ट में। LDH1 की वजह से तो जो हार्ट था वो TPDC
स्टेन से स्टेन करने के बाद ब्रिक रेड कलर प्रोड्यूस कर रहा था, है ना। अच्छा, अब देखो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का अगर पेशेंट है तो उसमें बेसिकली इंजरी हुई हार्ट में, ठीक है। अच्छा, अब इंजरी हुई हार्ट में तो क्या हुआ कि जो LDH1 के लेवल है वो इंक्रीज हो जाएंगे ब्लड में, क्योंकि क्या होता है कि जो अगर इंजरी हुई हार्ट में तो जो LDH1 हार्ट में था वो हार्ट से कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल्स में चला जाएगा। अब अगर वो ब्लड वेसल्स में जाएगा तो ब्लड में जो LDH1 के लेवल्स होंगे वो इंक्रीज कर जाएंगे, है ना। तो LDH1 जो होगा वो राइज कर जाएगा एज कम्पेयर टू LDH2 इन ब्लड। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि फ्लिपिंग हो गई LDH1 की रेशियो की, क्योंकि नॉर्मली ब्लड में LDH2 ज्यादा होता है, लेकिन अगर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है तो उसमें LDH1 ज्यादा होगा, क्योंकि वो हार्ट से ब्लड वेसल्स में आ गया, यानी कि ब्लड में आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द मार्कर फॉर रीइंफार्क्शन, दैट इज ट्रोपोनिन, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले है एरिथमियाज, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ एक्यूट MI। सेकेंड है कॉन्ट्रैक्टाइल डिसफंक्शन, यानी कि कॉन्ट्रैक्टिलिटी जो है हार्ट की, उसकी जो फंक्शनिंग है वो एबनॉर्मल हो चुकी है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। उसकी डिसफंक्शनिंग हो गई, थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुआ, रप्चर, एन्यूरिज्म, इंफार्क्ट एक्सटेंशन, पेरिकार्डाइटिस। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज विच इज ऑल्सो नोन एज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो इसमें हमने एंजाइना भी डिस्कस कर लिया है एंड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन भी। थैंक यू सो मच, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।